जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो नैनीताल से आने के बाद ये थोड़ा-सा मतलब उसके तुरंत बाद का वीडियो नहीं है। मुझे अनपैकिंग का व्लॉग बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अनपैकिंग करना अच्छा नहीं लगता। पैकिंग करना और वो वाला फ़ेज़ जो होता है ना कि जाना है और ट्रिप में जाना है, तैयारी करना, वो सब कुछ तो मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद जब लौटना होता है घर तब अच्छा नहीं लगता, और ना ही मुझे अनपैकिंग का व्लॉग बनाने में कोई इंटरेस्ट आता है। तो ख़ैर, नैनीताल से आए हुए तो काफ़ी दिन हो गए और अब ये रूटीन व्लॉग आपके सामने है। तो जाने से पहले बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे जो यूट्यूब से रिलेटेड थे, और कुछ एक ऐसे थे जो फैमिली प्रॉब्लम्स पे रिलेटेड थे। तो वो सब कुछ मुझे करना है, उनके बारे में बात करनी है। तो थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, हो सकता है कि उस इसके बाद जो व्लॉग आएगा उसी में मैं शेयर कर दूँगी। तो इस व्लॉग को आप होम रीसेट व्लॉग भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी जब मैं आई थी तो मतलब उसके बाद कपड़े धोना, जगह पे लगाना, आयरन के कपड़े निपटाना, वो सारी चीज़ें, और गर्म कपड़े जो निकाल के ले गए थे ना, तो वो जो निकले हुए रखे थे उनको मैंने धूप लगाई है, और उसके बाद वो सब जगह पे रखना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। साथ ही साथ जो शॉप का काम छूटा हुआ था, क्योंकि नैनीताल जाने से पहले भी मैं 1-2 दिन नहीं जा पाई थी, तो वो सब कुछ समेटा है, और जो घर है उसको थोड़ा-सा देखा। बाकी अभी जो लंच और ब्रेकफ़ास्ट और डिनर का सिस्टम है वो सेम उसी तरीके से चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। बिना मिर्च का एक कटोरी खाना निकालती हूँ मैं, उसके बाद सारे के सारे में मैं मिर्चा वग़ैरह, गरम मसाला जो भी है वो ऐड कर देती हूँ। तो अभी मेरे हाथ में चूड़ियाँ देख के आपको ये लग रहा होगा कि ये क्यों पहनी है, तो अभी वो हुआ था ना देवशयनी एकादशी गई थी, तो उसमें मैं तुलसी मैया को चूड़ियाँ चढ़ाती हूँ, और चूनर वग़ैरह उस दिन चढ़ाते हैं। तुलसी मैया का नया पौधा बोते हैं, तो वो चूड़ी ना मैं, जैसे कई लोग तुलसी माता को पूरा टाइम चुन्नी उड़ा के रखते हैं, और बहुत सारे लोग तो बहुत सारी चीज़ें चढ़ा के रखते हैं, तो वो सब मैं नहीं करती। जिस दिन देवशयनी एकादशी होती है, जिस दिन नया पौधा लगाते हैं, उस दिन मैं उढ़ाती हूँ मैया को चूनर वगैरह, श्रृंगार भी चढ़ाती हूँ, जैसे नॉर्मल पूजा होती है वैसे करते हैं। और एकादशी का तो व्रत रहता ही है मेरा। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद या पूर्णमासी तक मैं रहने देती हूँ सारी चीज़ें जो श्रृंगार की चढ़ाई होती हैं गमले में, उसके बाद मैं उनको हटा देती हूँ वहाँ से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चूनर ज़बरदस्ती एक पौधे को हम उड़ा के रखें, वो भी चूनर भी ना सिंथेटिक होती हैं सारी, तो उसकी ग्रोथ पर असर ना पड़े, या उसको हवा वगैरह ना लगे, या बारिश का पानी के संपर्क में ना आए पौधा, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए मैं चूनर तो तुरंत हटा ही देती हूँ पूर्णमासी के बाद। और बाकी अगर उसमें कोई चीज़ें ऐसी चढ़ाई हुई है श्रृंगार की, तो उनको उठा के अपने यूज़ में ले लेती हूँ। तो ये चूड़ियाँ चढ़ाई थी मैंने ना, तो ये मैंने जब सुबह पूजा की थी तुलसी के गमले में, तब उसी वक़्त वहाँ से हटा के पहन ली थी। और बहुत ज़्यादा श्रृंगार चढ़ाने के फ़ेवर में मैं वैसे भी नहीं रहती हूँ। आपसे मैंने इस बारी की जो नवरात्रि गई है उसमें भी एक शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था कि जो सस्ता वाला श्रृंगार का सामान आता है बहुत, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बिकता है नवरात्रों में और त्योहारों में ना, तो वो ना चढ़ाया करो, क्योंकि सारा का सारा बहुत ही सस्ती क्वालिटी का प्लास्टिक होता है। उसको हम अल्टीमेटली चढ़ा देते हैं, वो मिट्टी में डिज़ोल्व भी नहीं होता है। फिर हम उन्हें सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक दिन, किसी भी एक दिन को चूज़ करते हैं ज़्यादातर घरों में, और फिर उसे किसी नदी में बहा दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत ही मतलब नहीं समझ में आती। इससे बचने का तरीका मैंने प्रैक्टिकल तब भी शेयर किया था, और इस बार फिर से बता देती हूँ कि मैं करती क्या हूँ। देखिए मैं, क्योंकि अब हम लोग शुरू से ही ऐसे माहौल में पले-बड़े हैं कि ये सब चीज़ें चढ़ाना, पूजा-पाठ हम लोग के ना खून में बसा हुआ है, तो हम इन सब चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। और करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा-सा स्पेशल डे होता है, तो लगता है कि भई कर लेते हैं ना। तो ऐसे में क्या है कि आप जो भी चीज़ चढ़ाओ, भले ही 1 चीज़ चढ़ाओ, 2 चढ़ाओ, लेकिन अच्छी क्वालिटी की ऐसी चीज़ चढ़ाओ मैया को, तुलसी मैया को या देवी मैया को, कि वो हम खुद भी पहन पाएँ। ये नहीं कि खुद ना पहन, ऐसी चीज़ें हम उन्हें चढ़ाएँ कि जिनको हम पहन ही नहीं सकते हैं, या इतनी बेकार क्वालिटी की चीज़ें, और अल्टीमेटली हम उन्हें उठा के फिर नदियों में बहा देते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। आप एक साथ 2 चीज़ों का नुकसान कर रहे हो। एक तो आप खरीद रहे हो फालतू की चीज़ें, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, उसके बाद उसे गंगा नदी में या किसी भी नदी में बहा के नदियों का भी जो पानी है उसकी क्वालिटी को ख़राब कर रहे हो। तो चढ़ाओ, लेकिन एक चीज़ ऐसी चढ़ा दो श्रृंगार की जो आप उसे अपने यूज़ में ले लें। तो ये मेरा अपना मानना है। और जब मैंने ये चीज़ नवरात्रि में शेयर की थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ रिलेट किया था, बहुत सारे लोगों को मेरी बात अच्छी लगी थी। बीच-बीच में मैं ऐसी बात कर लेती हूँ अपने मन की।
हाँ, और अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं इस चीज़ से। तो अभी आज के दिन ना हम लोग सुबह जो है सब्जियां लेके आए हैं, क्योंकि इस बीच में बारिश वगैरह भी बहुत हो रही थी बरेली में। और लास्ट डे भी हो रही थी बारिश, तो उस टाइम पे तो मैंने जो गली में वेंडर आता है सब्जी वाला उससे ले लिया था, बट आज ठीक था मौसम, तो सुबह जाके हम लोग सब्जियां लेके आए हैं। अब क्योंकि धूप थी ना आज, तो मैं हरी सब्जी भी लेके आई हूँ। तो ये जो मैं समेट रही थी, अभी साफ करी थी, ये वही नारी का साग है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ और आप लोग हमेशा पूछते हैं, तो मैंने आपको पास से बिल्कुल दिखा दी है सब्जी की। ये ऐसी होती है जिससे कि कभी आप सब्जी लेने जाएं तो कंफ्यूज ना हो कि नारी का साग कौन सा वाला है। वैसे भी गर्मी में बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां नहीं होती हैं, 2-3 ही होती हैं। एक चौलाई के पत्ते होते हैं, एक ये होता है, तो कन्फ्यूजन का तो खैर सवाल नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं आता है समझ में। तो ये है वो वाटर स्पिनिच कहते हैं इसे, गर्मियों का पालक नाम से भी जाना जाता है इसको। और खाने में भी पालक जैसा ही स्वाद होता है, कुछ कुछ उतना ही वाटरी होता है, उतना ही पानी भी छोड़ता है, उससे थोड़ा कम, लेकिन पानी काफ़ी छोड़ता है ये। जैसे आप पालक बनाते हो, कोई भी हरी सब्जी अपने घर में बनाते हो, उस तरीके से बनाओ इसे। उबालने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, और ना ही किसी तरीके की स्टीम देने की। जस्ट धोना है, काटना है और छौंक देना है, सिंपल। तो अभी शाम के डिनर में भी बन रही है क्या बोलते हैं इसको, दम आलू की सब्जी। तो बहुत दिन के बाद बना रही हूँ मैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पूरा का पूरा 1 साल हो गया है इनको बनाए हुए दम आलू की सब्जी को। और वही होता है ना, कई बार की चीज़ याद नहीं रहती, हम लोग सोचते हैं कि बनाएं तो बनाएं क्या, और आलू भी सामने रहता है तो लगता है कितना आलू बनाओ, क्या बनाओ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो जब याद आती हैं तो लगता है कि यार ये अभी तक याद क्यों नहीं थी, है ना। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। तो ये मुझे याद कैसे आई, ये जो छोटे वाले आलू होता है ना, छोटी साइज का जो आलू होता है वो रखा हुआ था, मतलब मिक्स बहुत सारे आलू थे, उनके साथ ही छोटे आलू इस बार बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो छोटे आलू ऐसे रहते हैं ना कि इनको काटने में या छीलने में भी बड़ा थोड़ा सा आलस सा आता है। तो मैंने इनको अलग कर लिया था पहले ही, और दिमाग में मेरे था कि मैं इनका दम आलू बना लूँगी। तो आप रेसिपी पूछोगे, देखो रेसिपी ऐसे मैं बहुत ज़्यादा प्रो अपने आप को कुकिंग में नहीं मानती। ठीक-ठाक खाना मैं खाने लायक बनाने में विश्वास रखती हूँ, जिसमें कम समय लगे, जो पौष्टिक हो, साफ-सुथरे तरीके से बना हो। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया इसको। तो ये जो आलू है ना, इनको आपको ना सीटी लगा लेनी है। मतलब ये नहीं है कि दम आलू है तो आप इसको जस्ट छीलेंगे और तेल में फ्राई कर देंगे। ऐसा करने से कई बार आलू अंदर तक पकता नहीं है, और जब वो अंदर तक नहीं पकता है, तो अब जब ग्रेवी में पकता है ना, तो वो हो सकता है कि गल जाए, अंदर सॉफ्ट हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो ग्रेवी का स्वाद है वो नहीं जाता है। और जितनी देर में मेरे आलू फ्राई हो रहे थे ना, उतनी देर में मैंने ये जो अपना नया लिया हुआ है माइक, कॉलर माइक, इसको मैं चार्जिंग पे लगा दूंगी। और आलू जो है उनको मैंने सीटी लगा ली थी, मैंने आपको बताया। तो सीटी हमें एक लगानी है, लेकिन प्रेशर को हमें निकाल लेना है, खोल लेना है कुकर को, प्रेशर रिलीज कर देना है। मतलब उसका वेट नहीं करना है कि प्रेशर निकलेगा तब हम कुकर को खोलेंगे। तो इससे ये रहेगा कि जो आलू हैं वो 70% तक पक जाते हैं, लेकिन पूरे अच्छे से नहीं पकते हैं, क्योंकि छोटा आलू है ना, ज़्यादा आप देर तक कुकर में रखोगे तो ये मतलब फूट सकता है, ज़्यादा पक जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा। तो बस सिंपल करना है कि एक सीटी लगाओ, तुरंत प्रेशर का जो उसका कुकर का प्रेशर है उसे निकाल दो, सीटी को उठा के, और उसके बाद आलू छील लो। तो इससे ये रहेगा कि जो आलू हैं हल्के हल्के पक जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पकेंगे। और उसके बाद जैसे मतलब आप कोई भी तेल लो, उसमें आलू को फ्राई कर लो। तो आलू फ्राई करने का भी एक बस ये ध्यान रखना कि फुल फ्लेम में ही फ्राई करना है, मतलब तेज़ गरम तेल में, धीमा नहीं करना है आँच को, क्योंकि अगर आप धीमा करोगे आँच को तो वो फिर ना तेल अब्जॉर्ब सा कर लेता है। बढ़िया से उसको बस फ्राई कर लेना है, एक अच्छी सी जो क्रस्ट होता है ना, वो आलू के चारों तरफ आ जाए, हल्का सा गोल्डन सा हो जाए आलू। बस उसके बाद आप जैसी ग्रेवी बनाते हैं वैसी ग्रेवी बना लो, जो तरीका आपका है। और जब ग्रेवी बन के रेडी हो जाए, उसमें आप आलू जो फ्राई करे हुए हैं वो ऐड कर लो, और बॉईल करने के बाद प्रेक करना है आलूओं को, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो आलू हैं देर तक पकाओगे आप उस ग्रेवी में, दम आलू हैं तो बहुत देर तक इसको थोड़ा सा ढक के पकाना पड़ता है। और जो आलू हैं बिल्कुल परफेक्टली कुक होंगे, ना फटेंगे, है ना शेप खराब होगी, ना ही अंडर कुक्ड रहेंगे। और जो ग्रेवी का मसालों का स्वाद है वो अंदर तक चला जाएगा, क्योंकि हमने एक तो उनको प्रेक किया है, दूसरा आलू कच्चे नहीं थे, तीसरा हमने उनको ग्रेवी में बहुत देर तक पकाया है। ठीक, तो ये है। बिना मिर्च मसाले की मदर इन लॉ की सब्ज़ी निकाल के उसमें मैंने कसूरी मेथी का पाउडर डाल दिया है, और जो अपनी सब्ज़ी है उसमें भी कसूरी मेथी डाल दूँगी। तो ये कसूरी मेथी को हल्का सा मैंने तवे में गरम कर लिया था, उसके बाद हाथों के बीच में मसल के तो उसका पाउडर बना के मैंने सब्ज़ी में ऐड कर दिया है। तो इसका फ्लेवर ही नेक्स्ट लेवल का आ जाता है सब्ज़ी का, कसूरी मेथी डाल दो तो मेरी कसूरी मेथी घर की बनी हुई है, सिंपल, और थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई थी क्योंकि मॉइस्चर वाला मौसम है, इसलिए मैंने इसको हल्का-सा तवे में, मतलब तवा तेज़ गरम किया, उसके बाद उसमें कसूरी मेथी डाल दी, और जब वो थोड़ी-सी क्रंची सी हो गई ना उसके पत्ते, उसके बाद मैंने इनको क्रश कर लिया, हाथों के बीच में रख के और सब्ज़ी में ऐड कर लिया।
अब बात कर लेते हैं इस ड्रेस की जो मैंने मिंत्रा से मंगाई थी। ड्रेस बहुत अच्छी है ऑफ कोर्स। पहले जब मंगाई थी ना तो साइज़ बहुत बड़ा आ गया था। अब जो मंगाई मतलब उसको रिटर्न करके मैंने ऐसे ही एक्सचेंज में डाल दिया था, साइज़ छोटा मंगा दिया था, बट ये आने में थोड़ा लेट हो गया और अब रिसीव हुआ है मुझे। तो अभी तो हम नैनीताल से घूम के आ भी चुके हैं और वहाँ के लिए तो मैंने ज़ूडियो से एक फ़्रॉक ले ली थी और इनफैक्ट मैं उसको भी वहाँ नहीं पहन पाई थी, आपने देखा ही था व्लॉग में। तो अभी तो मैं ये इस ड्रेस को रखने वाली नहीं हूँ, रिटर्न कर दूँगी क्योंकि मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। बट मैं इसलिए रिटर्न कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास सेम कलर की और सेम तरीके की 2-3 फ्रॉक्स हो गई हैं और इसलिए मैं इसको हट मतलब रिटर्न कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लेने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। बहुत अच्छी ड्रेस है। जो मुझे फैब्रिक चाहिए था ना जैसा, ये वो ही फैब्रिक है। मतलब मुझे ना वो आयरन करने का झंझट नहीं चाहिए क्योंकि ऐसी ड्रेसेस हम अक्सर तब पहनते हैं जब हम बाहर कहीं घूमने फिरने पिकनिक्स में जाते हैं और उस वक्त प्रेस करने का या कपड़े आयरन करने का ना तो ऑप्शन होता है, ना टाइम, ना एनर्जी। और मतलब इसलिए ये वाला जो फैब्रिक है ये सही रहता है। तो मैं इसी में ढूंढ रही थी बट ये आ नहीं पाया था उस टाइम पे मेरा साइज़, और अब आया तो बहुत लेट आया। बट ये फैब्रिक बहुत अच्छा है जॉर्जेट, बट जो गर्मी वाला होता है ना जिसमें गर्मी नहीं लगती, वो वाला फैब्रिक है। अंदर अस्तर है और कढ़ाई है इसके योक पार्ट पे। फेक जो मिरर होते हैं उनकी डिटेलिंग है, थोड़ा सा गोटा वाला काम भी है। फ्लेयर बहुत अच्छा है, अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है। बाकी जो इसका कट है, जो इसका मतलब बना हुआ है ये फ्रॉक जिस तरीके से, उससे ना अगर आपका थोड़ा बहुत पेट है तो वो भी हाइड हो जाएगा। इस तरीके का आप देख सकते हैं मेरा कैसे हाइड हो रखा है। तो ये मतलब मुझे फैब्रिक ये चाहिए था। बट मुझे जब मैं ज़ूडियो में लेने गई ना, फ्रॉक बहुत अच्छी मिली है बट वो बिल्कुल प्योर कॉटन की मिली है। और वो प्योर कॉटन का जो डिसएडवांटेज है वो तो आप जानते ही हैं कि आयरन मांगता है हर समय। बट वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये वाला जो फैब्रिक है ये मुझे हमेशा चाहिए होता है क्योंकि इसका फ्लेयर एक तो बहुत अच्छा आता है, दूसरा प्रेस करने का झंझट नहीं रहता है इसमें। जस्ट उठाओ, पहनो, कितनी भी जल्दी में हो। और बाकी जो एक अच्छी चीज़ इसके साथ मुझे लगी, इसके साथ टाई करने के लिए डोरी बनी हुई है जिसकी वजह से मैं इसको अच्छे से फिटिंग दे सकती हूँ, जो कि पीछे की ओर ले जाके आप टाई करके इसको फिट कर सकते हो। तो आप अपनी फिटिंग के हिसाब से उसको कम ज़्यादा खींच तान की कर सकते हो। तो ये चीज़ इसके साथ बहुत अच्छी है। इसकी वजह से फिटिंग जो है फ्रॉक की बहुत अच्छी आ रही है और मतलब कोई भी पहन सकता है। अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा ढीला साइज़ आ जाता है ना तो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। मेरा कुछ ज़्यादा ही लूज़ आ गया था, मतलब डिलीवरी में गड़बड़ हुई थी, साइज़ तो मैंने सही मंगाया था इसलिए मैं नहीं रख पाई थी। और ये देखो, आप मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो काम में, कढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई वो नहीं है, कमी नहीं है, मतलब अच्छा है। फैब्रिक भी अच्छा है, पीच कलर का है। बाकी इसमें ना 2 और कलर्स दिखा रहे हैं जो कि दोनों ही वाइट कलर में हैं। एक वाइट और ब्लैक कलर का है, एक वाइट और ब्लू कलर का है। अभी वो दोनों ही आउट ऑफ स्टॉक है। मुझे ये अच्छा लगा था पीच कलर का, ये अभी अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हो। ड्रेस में कोई कमी नहीं है, एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हुई है, कलर बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी अच्छा है, लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। 5 फुट 3 इंच मेरी हाइट है तो आप इमेजेस को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आपके ऊपर ड्रेस की लेंथ कितनी आने वाली है। टैग कर दूंगी मैं इसको, तो आप डिस्क्रिप्शन में या व्यू प्रोडक्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक वहां से ले लीजिएगा। फिलहाल ये ब्लॉग यहाँ पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।